हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल यूनिवर्सिटी से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण। दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने जंतुओं के वर्गीकरण में मत दिया था, लेकिन जो सर्वमान्य मत है जंतुओं के वर्गीकरण का अत्याधुनिक ढंग से वो दिया है स्टोरर तथा यूसिंजर नाम के दो वैज्ञानिकों ने, और ये दिया था 1975 में। ठीक, इन दोनों ने क्या किया, पूरे जो जंतु जगत था इस जंतु जगत को दो भागों में बांटा। पहले को इन्होंने कहा प्रोटोजोआ और दूसरे को इन्होंने कहा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे जीवों को इन्होंने रखा जो जीव थे एक कोष की, और मेटाजोआ के अंतर्गत इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जो बहुकोष की जीव थे। एक कोष की जीव क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के द्वारा अपनी सभी उपापचयी क्रियाएं जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी के सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से करते हैं, इनको कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और हो गया यूग्लिना। ये सभी के सभी जो जीव होते हैं ये आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत या एक कोष के जीव के अंतर्गत। बहुकोष की जीव या इसको कहा गया मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनका जो शरीर होता है अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इनको कहा गया बहुकोष की जीव। बहुकोष की जीवों को पुनः दो भागों में बांटा गया इनके द्वारा। पहला है आकशेरुकी और दूसरा है कशेरुकी। आकशेरुकी किन्हें कहा गया, ऐसे जीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे जीवों को कहा गया आकशेरुकी जीव, या ऐसे जीवों को रखा गया आकशेरुकी जीव के अंतर्गत। और ऐसे जीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उन सभी जीवों को रखा गया कशेरुकी के अंतर्गत। तो आकशेरुकी जीवों के अंतर्गत तमाम वर्ग आते हैं, जैसे कि पोरीफेरा हो गया, सिलेंटेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, निमेटोडा हो गया, एनलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया। ये सभी के सभी जो वर्ग हैं ये आते हैं आकशेरुकी के अंतर्गत। और कशेरुकी के अंतर्गत आता है कार्डेटा। कार्डेटा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। इस कार्डेटा को दो भागों में बांटा गया, एक क्रेनिया और दूसरा है क्रेनिया। क्रेनिया के अंतर्गत किसे रखा गया, तो ऐसे जीव जिनके मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम होता है ऐसे जीवों को क्रेनिया के अंतर्गत रखा गया, और ऐसे जीव जिनके मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम नहीं होता है ऐसे जीवों को रखा गया एक क्रेनिया के अंतर्गत। यानी जो बेलेनोग्रासस है, हार्डमानिया है, एम्फियाक्सस है, इन सभी के शरीर पर रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन इनके मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम नहीं होता है, ऐसे जीवों को रखा गया एक क्रेनिया के अंतर्गत। पुनः क्रेनिया को दो भागों में बांटा गया, एक पिसीज या मत्स्य वर्ग और दूसरा है टेट्रापोडा। जितने भी मछली वर्ग के जीव आते हैं सभी लोगों को रखा गया पिसीज या मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। और दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा किसे कहा गया, ऐसे कार्डेटा जिनके चार पैर होते हैं उनको कहा गया टेट्रोपोडा, या उनको रखा गया टेट्रोपोडा के अंतर्गत। और टेट्रापोडा के अंतर्गत जिन जीवों को रखा गया उनको भी चार भागों में बांटा गया। सबसे पहला है उभयचर, दूसरा है सरीसृप, तीसरा है पक्षी वर्ग और चौथा स्तनधारी। ठीक, तो उभयचर क्या होते हैं, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह रह लेते हैं, उन्हीं जीवों को कहा गया उभयचर। सरीसृप क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सर्प हो गया, फिर छिपकली हो गई, इन जीवों को रखा गया सरीसृप या रेप्टाइल के अंतर्गत। ऐसे जीव जो उड़ते हैं आसमान में उनको रखा गया एबीज या पक्षी वर्ग के अंतर्गत। और अगला है स्तनधारी या मैमेलिया। स्तनधारी किन्हें कहा गया, तो ऐसे कार्डेटा जिनमें स्तन ग्रंथियों का पूर्ण विकास होता है इनको रखा गया स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। इनमें मादाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं। जो स्तनधारी वर्ग मैमेलिया है इसको भी तीन भागों में बांटा गया था, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक,
आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी को, चूँकि यूसिंजर और जो स्टोरन ने वर्गीकरण किया है यह जंतुओं का, इसमें इन्होंने क्या किया है, जो धरती पर सबसे पहले जीव बने यानी कि प्रोटोजोआ, और फिर स्तनधारियों तक विकास होते आ गया, स्तनधारियों तक उन जीवों के विकास के क्रम के अनुसार इन्होंने क्या किया था, सजाया था। जैसे सबसे पहले इस धरती पर प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ, फिर ओरिफेरा संघ के जीवों का, फिर सिलेंटेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर एक क्रेनिया के अंतर्गत जो आते हैं जीव, फिर उसके बाद उभयचर आए, पिसीज आया, फिर उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, और फिर लास्ट में आए स्तनधारी। यानी जीवों के विकास के क्रम के आधार पर स्टोरर और यूसिंजर ने जीवों का वर्गीकरण किया है। आइए देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब होता है प्रथम, और दूसरा होता है जोन। जोन का अर्थ होता है जंतु। ठीक, तो ऐसे जंतु जो पृथ्वी पर सबसे पहली बार सबसे शुरुआत में बने थे, ऐसे जंतुओं को ही कहा गया प्रथम जंतु। यानी कि हम कह सकते हैं इस समुदाय के जो जंतु हैं ये सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। यानी सबसे पहले इन्हीं प्रोटोजोअन्स का निर्माण हुआ था इस धरती पर। इनके अन्य लक्षण क्या है, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं सभी के सभी जीव एक कोश के होते हैं। एक कोश की आपको पीछे भी बताया गया है। ऐसे जीव जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होता है, ऐसे जीवों को एक कोश की जीव कहा जाता है। ठीक, तो अगला क्या लक्षण है इनमें, इन जंतुओं में जो प्रचलन होता है, प्रचलन मतलब चलन कह सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो जंतु होते हैं किस सहायता से जाते हैं या कैसे जाते हैं, इसको कहते हैं प्रचलन। तो जो एक कोश की प्रोटोजोअन्स होते हैं इनमें जो प्रचलन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो कार्य होता है, यह कूटपाद के द्वारा होता है, कसाब के द्वारा हो सकता है, रोमाब के द्वारा हो सकता है। कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया, कसाब मतलब फ्लैजिला, रोमाब मतलब सिलिया के द्वारा होता है। और इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है या होती है विस्तरण के द्वारा। ये जो जीव होते हैं प्रोटोजोआ सभी के सभी जलीय जीव होते हैं। ये इनके शरीर में जो जल प्रवेश करता है उसी जल में ऑक्सीजन होता है, इसी ऑक्सीजन को लोग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ में श्वसन होता है विसरण के द्वारा। इस जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका हो गया, ये सभी के सभी जीव होते हैं प्रोटोजोआ। ठीक, अगर हम बात करें इनके चलन को, जो अभी बताया गया कि जो प्रोटोजोआ में चलन होता है कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक, तो जो अमीबा होता है इसी में अमीबा जंतु में ही जो चलन होता है, यानी अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है, तो ये जाता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद को झूठी गति भी कहा जाता है, यानी जो इसमें गति होती है कैसे, तो कूटपाद के द्वारा होती है। अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा चाहे जिस आकार में ढल सकता है, तो ये करता क्या है, ये अपने शरीर को क्या करता है, धीरे धीरे फैलाती, यानी अपने शरीर को आकार परिवर्तित करते करते आगे बढ़ता रहा है। इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया गति या कूटपाद गति। ठीक, जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम भी क्या है, प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम के पूरे शरीर पर सीलिया लगा होता है। सीलिया बाल की तरह, रोमे की तरह एक संरचना होती है जो पूरे बॉडी पर फैली होती है, और इसमें जो गति होती है ये होता है किसके द्वारा, तो सीलिया के द्वारा। और एक जीव है यूग्लिना। यूग्लिना जो जीव होता है इसके शरीर पर एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला भी बाल की तरह होता है, लेकिन फ्लैजिला काफ़ी लंबा होता है, सीलिया से काफ़ी लंबा होता है, और फ्लैजिला की सहायता से यह क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है। यानी कि कह सकते हैं जो प्रोटोजोआ में गति होती है वह किसके द्वारा हो सकता है, कूटपाद के द्वारा हो सकता है, कसाब के द्वारा हो सकता है, रोमाब के द्वारा यानी सीलिया के द्वारा हो सकता है। यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना भी जलीय जीव है। जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं ये सब के सब जलीय हैं, और कुछ जो प्रोटोजोअन्स होते हैं मनुष्य के शरीर पर परजीवी के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एंट अमीबा,
हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यह मनुष्य के आंत में अगर हो जाए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसके द्वारा जो पेचिश रोग होता है यह उत्पन्न होता है। तो परजीवी के रूप में यह मनुष्य के आंत में भी एक होता है एंटमीबा जिंजिनवेलिस, जो दांतों में होता है, जिससे पायरिया होता है, पायरिया रोग होता है। अगर हम बात करें युगलीना की, तो जो युगलीना जीव है इसको जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो युगलीना होता है इसके शरीर पर है क्या, तो जंतु है। और जंतुओं को जंतु कहा क्यों गया? क्योंकि जंतु जो होते हैं परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन जो युगलीना होता है ये परपोषी तो है ही, साथ ही साथ स्वपोषी भी होता है। स्वपोषी कैसे होता है? तो जो युगलीना का शरीर होता है इसके शरीर पर यानी इसके बॉडी पर हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। साथ ही साथ यह अन्य जीवों का भी शिकार करता है, छोटे छोटे। इसलिए युगलीना को जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि से जंतु को जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो युगलीना को जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।